बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वीक फोर्थ का लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द 7 वेज टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन मीटिंग। मीटिंग मीन्स के जब हमारे पास ग्रुप में लोग होते हैं तो उनके सामने जब हम अपने जाते हैं कम्युनिकेशन करते हैं तो हम उस प्रोसेस को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। There are 7 ways to use your communication skills effectively in your meetings. In your meeting, तो यहाँ पर 7 वेज दिए गए हैं जिनको आप यूज करके अपनी जो मीटिंग है उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। नंबर 1 पे है बी ऑन टाइम। ये हमें पता है कि कोई भी हमारी मीटिंग हो, कोई भी इवेंट हमने अटेंड करना हो, तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड बी ऑन टाइम। आप टाइम पर आपका वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। इसके 2-3 बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक तो आप टाइम से पहले जब पहुंचते हैं तो आपकी अपने जो ग्रुप के लोग होते हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन हो जाती है, आपको हाउ नाउ हो जाती है, आप उनके साथ फेमिलियर हो जाते हैं। सेकंड थिंग, जब आप टाइम से पहले पहुंचते हैं अपनी लोकेशन पे तो आप एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, क्योंकि आप एक सेटिस्फेक्शन माइंड के साथ वहां पर होते हैं। लेकिन अगर आप लेट पहुंचते हैं या पूरे टाइम पर पहुंचते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो हो जाता है, क्योंकि तब आपके माइंड में टेंशन चल रही होती है कि मैं टाइम पर ना पहुंच सका या पहुंच सकी या मेरी टर्न मिस हो गई। तो इस तरह की तमाम कंफ्यूजन से खुद को बचाने के लिए आपको किसी भी मीटिंग में, किसी भी इवेंट में आपको टाइम पर और टाइम से पहले पहुंचना चाहिए। बियॉन्ड टाइम, नथिंग सेज दैट अ मीटिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट मोर देन टर्निंग अप लेट टू इट। तो मीटिंग से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता कि आप उसको लेट ना करें। नॉट स्टिकिंग टू द एलोकेटेड टाइम schedule in a meeting also shows a lack of respect for other people's time. Be aware of the message what you are sending. तो जब आप ये इस बात पे स्ट्रक ना हो जाएं कि हमें फिक्स टाइम दिया गया है तो हमने उस फिक्स टाइम पे ही पहुंचना है मीटिंग में। कोशिश करें कि मीटिंग में उस फिक्स टाइम से पहले पहुंच सके, क्योंकि अगर आप फिक्स टाइम पे पहुंचते हैं इट्स मीन कि आप दूसरों के टाइम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते। और इस चीज को ख्याल में रखना चाहिए कि जो टाइमिंग आपको दी गई है आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उस टाइम से पहले वहां पर पहुंच जाएं। नंबर 2 पे है स्टे ऑन टॉपिक। आपने अपने जो एजेंडा है, जो टॉपिक है, उसके ऊपर आपने स्टे करके रहना है। मतलब आपको उसमें फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका वो टॉपिक फुल प्रिपेयर होना चाहिए, आपको उसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए आपके पास। एन एजेंडा शुड बी ड्राइवन बाय एक्शन एंड सेंड टू द अटेंडीज इन एडवांस। जो भी आप जिस भी टॉपिक के ऊपर, जिस भी इवेंट के ऊपर, जिस भी मौजू के ऊपर आप मीटिंग करना चाहते हैं, उसको पहले से अपनी अटेंडीज को, अपनी ऑडियंस को कन्वे कर देना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि वो मीटिंग अटेंड करने के लिए आ रहे हैं तो इसका एजेंडा क्या है। इफ एन आइटम कम्स अप फॉर डिस्कशन दैट इज नॉट ऑन द एजेंडा, मेक अ नोट to discuss it during general business or schedule it in for another time. अब देखें, जब आपने मीटिंग अरेंज की है तो उस मीटिंग का कोई ना कोई मोटिव होगा, कोई ना कोई पर्पस होगा, कोई ना कोई एजेंडा होगा। तो उस एजेंडे को अपने अटेंडीज के साथ, जो आपके साथ मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, पहले ही आपको बता देना चाहिए कि ये टॉपिक है, ये हमारा पर्पस है या ये हमारा एजेंडा है और हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं, ताकि वो लोग भी मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो के और उसके बारे में सोच के हैं। लेकिन ड्यूरिंग योर डिस्कशन आपके कोई और भी एक ऐसा एस्पेक्ट या टॉपिक रेज हो जाता है तो कोशिश करें कि उसको नेक्स्ट मीटिंग में एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ डिस्कस करें। उसी एक ही एजेंडे के साथ उसको डिस्कस ना करें, क्योंकि उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई होगी, और जब तक प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई होगी तो वो मीटिंग जो है वो फ्रूटफुल नहीं रहेगी। नंबर 3 पे हमारे पास वॉइस ऑफ सक्सेस। अब जो है आपकी जो वॉइस है वो जो है इस तरह की होनी चाहिए कि वो आपको खुद श्योरिटी दे रही हो कि आपको उस मीटिंग में सक्सेस मिलने वाली है। द एनर्जी इन योर वॉइस कैन गिव क्लूज टू द मैसेज दैट यू आर सेंडिंग। डेफिनेटली जब आप कोई मीटिंग स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो वॉइस की एनर्जी है ना, वो आपके तमाम अटेंडीज को एनर्जेटिक कर देगी। अगर आपकी खुद ही वॉइस में वो पावर नहीं है, वो प्रेशर नहीं है, तो डेफिनेटली आपके जो अटेंडीज हैं वो भी इस चीज को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। आर यू डिलीवरिंग योर पॉइंट विद कॉन्फिडेंस। तो आपने वहां पर ये देखना होता है कि जो आप अपने पॉइंट्स डिलीवर कर रहे हैं वो फुल कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी वॉइस जो है ना वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बता रही होती है। डज योर मैसेज सेंड पॉजिटिव और नेगेटिव। जो आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, सॉरी,
डज योर मैसेज साउंड पॉजिटिव और नेगेटिव? जो आप मैसेज सेंड कर रहे हैं क्या वो पॉजिटिव एस्पेक्ट दे रहा है या नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है आपके अटेंडेंस पे? हाउ कैन यू सी योर वॉइस इन्फ्लेक्शंस टू एम्फसिस योर पॉइंट? आपको कैसे पता चलेगा कि जिस पॉइंट पे आपने ज्यादा एम्फसिस करना है, ज्यादा जोर देना है, उसमें आपकी वॉइस की क्वालिटी क्या है? तो डेफिनेटली कोई ऐसी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी उसके ऊपर आपकी वॉइस जो है वो थोड़ी बुलंद हो जाएगी, थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो ये चीज बताएगी कि आप इस एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। व्हाट फीलिंग इज योर टोन ऑफ वॉइस रिफ्लेक्टिंग? अब जब आप बात कर रहे हैं तो आपकी जो वॉइस है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, आपका कौन सा एटीट्यूड रिफ्लेक्ट कर रहा है? मैंने आपको इसके बारे में एग्जांपल भी दी थी कि हम कहते हैं एक फ्रेज है हमारे पास, मार नहीं प्यार। अब इसको हम टू वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं मार नहीं प्यार, इट्स मीन के मारो, प्यार नहीं चलेगा। बच्चों को मार पढ़ाना है तो उनको मारो और प्यार नहीं चलेगा। लेकिन हम कहते हैं मार नहीं प्यार, अगर हम इसको इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं इट्स मीन मारना नहीं है, प्यार से पढ़ाना है। तो ये आपकी टोन जो होती है वो बता रही होती है। एक और एग्जांपल हम इसमें ऐड करते हैं। एक हमारे पास ये भी फ्रेज ही है, हम कहते हैं पता लग जाएगा। हम एक सिंपल टोन में कहते हैं पता लग जाएगा, इट्स मीन कोई बात है जिसका फ्यूचर में आपको पता लग जाएगा। लेकिन हम अगर इसी बात को हम यूं कहते हैं लग पता जाएगा, तो इट्स मीन कि हम किसी को थ्रेट कर रहे हैं, थ्रेटनिंग दे रहे हैं, उसको धमकी दे रहे हैं। तो इसी तरह से आपकी जो वॉइस है वो इन मैसेज को प्रॉपर वे में क्लियर कर रही होती है कि आप उसमें कहना क्या चाह रहे होते हैं। ओके, नंबर 4 पे हमारे पास आ जाती है वर्ड चॉइस। डेफिनेटली आपके जो वर्ड्स होते हैं वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, चाहिए आपके एजेंडे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने जो टॉपिक एक्सप्लेन करना है उसमें आपने अपने ऑडियंस को कन्वेंस करना है, और कन्वेंस कैसे करना है? अपने वर्ड्स के साथ कन्वेंस करना है। योर चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज इन अ मीटिंग कैन समटाइम्स परस्यूड ओपिनियंस टू गो इन योर फेवर एंड डू द रिवर्स। समटाइम्स आप वर्ड्स ऐसे चूज करते हैं कि कोई ऐसी बात जो नामुमकिन होती है, इम्पॉसिबल होती है, वो भी पॉसिबल लगने लग जाती है। और समटाइम्स आप वर्ड्स का चुनाव ऐसा करते हैं, सिलेक्शन ऐसे करती हैं कि पॉसिबल चीज भी इम्पॉसिबल लगती है। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मीटिंग। बी माइंडफुल व्हेन चूजिंग योर वर्ड्स एंड अवॉइड लैंग्वेज दैट मेक्स assumptions और डिस्क्रिमिनेशन। कोशिश करनी चाहिए कि वही वर्ड यूज करें जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियरली बयान कर सकें। कोई ऐसे वर्ड्स ना यूज करें जो कंफ्यूजन का क्रिएट हो, जो डाउट का क्रिएट करने की वजह बने। ओके, नंबर 5 पे हमारे पास है वॉच योर बॉडी लैंग्वेज। डेफिनेटली आपकी जब आप कहीं पे मीटिंग अटेंड करने जाएं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास टू टाइप्स होती है कम्युनिकेशन की। एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वर्ड्स को इस्तेमाल करके अपना मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। और एक हमारी कम्युनिकेशन होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड्स को यूज नहीं कर रहे होते हैं, अपने हैंड जेस्चर्स को, आई कांटेक्ट को, बॉडी लैंग्वेज को, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज कर रहे होते हैं। तो जिस तरह से वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी सेम इंपॉर्टेंस रखती है। बॉडी लैंग्वेज इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज वर्बल कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितने की हमारी वर्बल कम्युनिकेशन है, मीन्स जिस तरह के हम कम्युनिकेशन में वर्ड्स यूज करते हैं। इट प्रोवाइड्स क्लूज टू योर एटीट्यूड एंड स्टेट ऑफ माइंड। बी कॉन्शियस ऑफ द मैसेज दैट यू आर सेंडिंग विद योर बॉडी लैंग्वेज। तो आपको कॉन्शियसली पता होना चाहिए कि आप जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं उस टाइम पे आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई फनी बात कर रहे हैं, कोई जोक सुना रहे हैं लेकिन बहुत सीरियस वे में, तो वो एक टोटली डिफरेंट मीनिंग होगा। लेकिन आप एक बहुत सीरियस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं लेकिन आप उसको हंस हंस के या फनी वे में बता रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल इरेलीवेंट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू मैसेज, आपको अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज करना होता है। आर यू स्louching इन योर चेयर? कि ऐसा तो नहीं कि आप अपनी चेयर को अगेन एंड अगेन मूव कर रहे हैं। आर यू यूजिंग आई कॉन्टैक्ट टू इंक्लूड एवरीवन? आप जब आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपने कोशिश करनी है कि आई कॉन्टैक्ट जो है वो मस्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आपका आई कॉन्टैक्ट अपने अटेंडेंट्स के साथ होगा तो वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव रहेंगे, आपकी बात सुनेंगे, एक्टिव होकर बैठेंगे, और आपको खुद भी पता चलेगा कि मेरी बात उनको किस हद तक समझ आ रही है। लेकिन अगर आप अपना आई कॉन्टैक्ट उनके साथ नहीं रखेंगे तो ना वो आपकी बात में इंटरेस्ट लेंगे और ना ही आप अपनी बात उन तक सही तरीके से कन्वे कर सकेंगे। आर योर आर्म्स क्रॉस डिफेंसिवली? अब आपके खड़े होने का स्टाइल कैसा है, आपने अपने आर्म्स को कैसे क्रॉस किया हुआ है, ये भी बहुत मायने रखता है।
नंबर 6 पे हमारे पास आता है लिसन। व्हेन यू आर नॉट स्पीकिंग मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग गुड लिसनिंग स्किल्स। अब आपका जब मीटिंग अटेंड करने का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि आपने वहां पर जाकर अपनी स्पीच डिलीवर करनी है। वहां पर जाकर आपका मकसद है कि दूसरे लोग जो बोल रहे हैं आपने उनको लिसन करना है। जब आप बोल नहीं रहे होंगे, आप स्पीकिंग नहीं कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली फिर आपका काम होगा कि आप दूसरे लोगों की बात को लिसन करें। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है वो टू वे प्रोसेस होता है, क्योंकि ये रीडर और राइटर के दरमियान होता है, या स्पीकर और लिसनर के दरमियान। जब स्पीकर बोल रहा होता है तो लिसनर सुन रहा होता है, और फिर जब लिसनर की टर्न आती है वो बोलता है और स्पीकर अपनी बारी पे सुनता है। तो ये टू वे प्रोसेस तभी मुमकिन होता है जब हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। जब हमारी बारी आती है तब बोलते हैं, और जब हमारी बारी नहीं होती तो हम एक्टिवली सुनते हैं। Actively listening to your colleague can help you to better understand and communicate with them। तो यही बात मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर आप एक्टिवली लिसन करेंगे अपने कोलीग्स को, तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, और इसके अलावा आपकी वो जो मीटिंग होगी वो भी फ्रूटफुल रहेगी। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन मीटिंग में नहीं होनी चाहिए। Following the agenda and staying in the time frame of each action point will help you to stay focused। अब डेफिनेटली आपको अपना एजेंडा पता होना चाहिए, आपको टाइम पता होना चाहिए, अपनी पोजीशन पता होनी चाहिए, अपनी टर्न का पता होना चाहिए कि किस टाइम पे आपने अपनी स्पीच डिलीवर करनी है, ताकि किसी भी तरह की डिस्ट्रक्शन ना हो सके। क्योंकि अगर आपको एजेंडा नहीं पता होगा तो भी डिस्ट्रक्शन होगी, अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो भी डिस्ट्रक्शन होगी, अगर आप एक्टिवली नहीं सुनेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब भी डिस्ट्रक्शन होगी। गुड मीटिंग रिक्वायर गुड पार्टिसिपेंट्स एंड गुड लीडर्स। डेफिनेटली एक मीटिंग में लीडर और पार्टिसिपेंट का बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से जिस तरह से एक क्लास के एनवायरनमेंट में एक अच्छे टीचर और अच्छे स्टूडेंट्स का होना बहुत जरूरी है। All attendees should be prepared and ready to communicate effectively in order to make the meeting as productive and constructive as possible। तो ऑल attendees को चाहिए कि वो प्रिपेयर हो, पहले से एजेंडे के बारे में उन्हें पता होना चाहिए, अपनी स्पीच को अच्छे तरीके से तैयार करके आए, ताकि वो जो मीटिंग है उसको वो प्रोडक्टिव भी बनाए और कंस्ट्रक्टिव भी बनाए। आज का टॉपिक बहुत ईजी था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो फिर बनता है, और कोई आपका क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।